हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स से चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 6 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई है तो वो भी मैं इसके साथ साथ कराते चलूँगी। बीच बीच में उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोज़ भी मैं यहाँ पर अपलोड करते रहूँगी। तो चैप्टर 7 इसीलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि कई स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि मैं चैप्टर 7 जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँ। तो चैप्टर 7 मैं आज के वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैप्टर 7 है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो हालांकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, बट सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से स्टार्टिंग के 5 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के 5 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी क्लास को मैं ये कहती हूँ कि इनमें से आप कोई भी 2 अल्फ़ाबेट को चूज़ करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो पहला स्टूडेंट है वो इनमें से जो पहला सिलेक्शन करता है वो स्टार्टिंग के जो 2 अल्फ़ाबेट हैं हमारे ए और बी, इनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट जो सिलेक्शन करके बताता है वो उसका सिलेक्शन कुछ अलग रहेगा, बी और सी हो सकता है। ठीक है, बात है समझ में। पहले स्टूडेंट ने इन दोनों को सेलेक्ट करा, दूसरे स्टूडेंट ने बी और सी को सेलेक्ट करके दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला है आपकी क्लास को कि आपको सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, इनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक, तीसरा स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि सी और डी मैंने सेलेक्ट किए, तो तीसरा सिलेक्शन हो गया सी डी। ठीक है, फोर्थ सिलेक्शन हो सकता है आपका ई ए, यानी कि ए और ई। ठीक है, और भी सिलेक्शन हो सकते हैं, मान लीजिए ए और सी का सिलेक्शन हो सकता है, तो ए और सी का सिलेक्शन भी हो सकता है। बी और डी का सिलेक्शन भी हो सकता है, तो बी और डी का सिलेक्शन भी हो सकता है। इस तरह से और भी कई सारे सिलेक्शन यहाँ पर बन सकते हैं। तो वो सारे सिलेक्शन तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगी, मैंने सिर्फ आपको भी क्या समझाया कि यहाँ पर आपने क्या किया, सिलेक्शन किया। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपको ये क्या मिला, एक तरह का कॉम्बिनेशन, एक तरह का कॉम्बिनेशन ही तो मिला। अब मान लीजिए अगर कलर्स की बात करते हैं हम, तो अभी मैं ये 3 कलर ही ले रही हूँ, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये एक अलग एग्जाम्पल है ना, ये एक अलग एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ये चीज़ अलग है, तो इसको और आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी सिर्फ इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि हो सकता है ए बी सी डी से आपको समझ में नहीं आए। तो अब हम यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर किसी भी ड्रेस को मुझे डिज़ाइन करवाना है, ठीक है, तो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आप बताइए जिससे कि उस ड्रेस को डिज़ाइन किया जा सके। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन है कि भाई ये 3 कलर्स हैं और हमको एक ड्रेस डिज़ाइन करना है, तो किस कलर को चूज़ हमको करना चाहिए, कौन से कलर, कोई 2 ऐसे कलर हों जिनको हम सिलेक्ट कर सकें। तो हो सकता है कि जो पहला स्टूडेंट रहेगा वो क्या सिलेक्ट करेगा कि जो भी ड्रेस है वो ऑरेंज और ग्रीन कलर से बननी चाहिए। ठीक है, पहला सिलेक्शन। दूसरा स्टूडेंट बोल सकता है कि ग्रीन और पिंक से भी ड्रेस बन सकती है, क्योंकि हो सकता है कलर से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तीसरा स्टूडेंट जो है वो ये बोल सकता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑरेंज और पिंक से भी जो ड्रेस है वो बन सकती है। ठीक है, तो अभी आप इनको रियल में मत सोचिएगा कि किस तरह इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से कोई ड्रेस किस तरह से बनेगी, वो छोड़िए, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं ना। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है यानी कि जो सिलेक्शन है वो क्या हो सकता है, ऑरेंज और पिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 2 कलर हैं जो कि आपने क्या किया, एक तरह का सिलेक्शन किया, यानी कि सिलेक्ट करा ऑरेंज और ग्रीन, तो पहला सिलेक्शन बना। ठीक, फिर जो दूसरा स्टूडेंट है उसने ग्रीन और पिंक को चूज़ करा, सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ये दूसरा सिलेक्शन बना आपका, यानी कि सिलेक्शन के बाद ये बन क्या रहा है, एक तरह का कॉम्बिनेशन। क्या बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट्स में से कुछ चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के बाद यहाँ पर जो हमको रिज़ल्ट मिल रहा है ये पर्टिकुलर क्या होता है, एक तरह का कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये कॉम्बिनेशन। और इन सभी को अगर हम बोलें कि सिर्फ और सिर्फ अकेले
इस एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पर 3 कलर हैं, तो 3 कलर में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना, तो ये टोटल एक कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये तीसरा कॉम्बिनेशन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप बोलेंगे 3 कॉम्बिनेशंस। तो बात आई समझ में कि कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक, तो ये मैंने आपको कलर से समझा दिया, हो सकता है शायद इससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी का एक सिलेक्शन बनाया जिससे हमको एक कॉम्बिनेशन मिला, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो ये अलग अलग सिलेक्शन है और इन्हीं को हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बात आई समझ में। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में समझा, और ऑरेंज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन, ऑरेंज एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, और ये टोटल एक साथ ग्रुप में हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो कॉम्बिनेशंस जो है ये आपने समझ लिया है। अब इसी से हम समझेंगे परम्यूटेशन। ठीक, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने, बाद में हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर कॉम्बिनेशंस को आप पहले समझ लेते हैं तो उससे आप परम्यूटेशंस को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, क्या आएंगे, ये तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब समझेंगे, और भी एक्स्ट्रा समझेंगे इसमें। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है और परम्यूटेशंस क्या होता है। ठीक, सो देखिए, कॉम्बिनेशंस तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि इस तरह से जो हम सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनमें से हम जो भी सिलेक्शन करेंगे वो एक तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑरेंज ग्रीन पिंक वाला एग्जाम्पल लिया, इसी में से पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हम यहाँ उठा लेते हैं। ठीक, तो एक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ से उठा लिया, ऑरेंज और ग्रीन वाला। अब मैंने आपको ये कहा कि आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे ऑरेंज ग्रीन को कैसे अरेंज करेंगे, या तो पहले ऑरेंज हम ले सकते हैं बाद में ग्रीन, या फिर पहले ग्रीन और बाद में ऑरेंज कलर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये क्या है इसका अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऑरेंज और ग्रीन को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला कि भाई पहले हम ऑरेंज कलर ले सकते हैं बाद में ग्रीन, या फिर पहले ग्रीन ले सकते हैं बाद में ऑरेंज। तो ये एक तरह से हमने इनको क्या किया, अरेंज किया। और ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, यही इसी चीज़ को हम कहते हैं परम्यूटेशंस। कितना सिंपल था। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अगर हम पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट्स में से, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई अल्फ़ाबेट्स थे, अगर हम बोले कि एक अलग ऑब्जेक्ट है बी सी डी ई, ये 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से हमने 2 ऑब्जेक्ट ए बी को सिलेक्ट करा, फिर या हम बी सी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी डी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ए ई को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग सिलेक्शन से हमको पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मिले हैं, इन कॉम्बिनेशन को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस। यानी इन 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है उसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो जो ये अरेंजमेंट है ना, पहला अरेंजमेंट ऑरेंज ग्रीन, दूसरा अरेंजमेंट क्या है, ग्रीन ऑरेंज। अब यहाँ 2 कलर हैं, अब मान लीजिए इन तीनों कलर को हम ले लेते हैं, ऑरेंज ग्रीन पिंक। ठीक है, तो तीनों से भी हम एक बार परम्यूटेशन को समझते हैं। अब यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं या 3 कलर हैं हमारे, ऑरेंज ग्रीन और पिंक। मैंने आपको कहा कि इनको किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, इनके अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका पहला अरेंजमेंट हो जाएगा, पहला अरेंजमेंट तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, पहला जो कलर है वो ऑरेंज ग्रीन और पिंक, तो ये पहला अरेंजमेंट हो गया। ठीक, अब मान लीजिए ये भी हो सकता है ग्रीन ऑरेंज पिंक, या फिर अभी हमने सिर्फ 3 ही अरेंजमेंट लिखे हैं, पहले हम ऑरेंज रख सकते हैं दूसरी प्लेस पर ग्रीन पिंक, या फिर ग्रीन पहले रख दें, ऑरेंज बीच में रख देते हैं, 3rd नंबर पर रख देते हैं पिंक। ठीक है, या फिर पहले पिंक, बीच में ऑरेंज, सबसे लास्ट में ग्रीन। ठीक है ना, तो इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और भी कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ग्रीन लिया हुआ है,
सेकंड नंबर पे हम पिंक रख देते हैं, थर्ड नंबर पे ऑरेंज। ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं कि पहला अरेंजमेंट हमारा हो गया कि भाई पहली प्लेस पे हम ऑरेंज कलर लेंगे, दूसरी प्लेस पर ग्रीन, तीसरी प्लेस पर पिंक। ठीक है। दूसरा जो अरेंजमेंट है उसमें हमने क्या कर लिया कि नहीं, पहले ग्रीन ले लेते हैं, सेकंड नंबर पे ऑरेंज ले लेंगे, तीसरे प्लेस पे पिंक ले लेंगे। तो ये एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होते हैं ना, यही होता है हमारा परम्यूटेशन। बात आगे समझ में? ठीक है। तो किसी तरह के ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन है, उसमें से कुछ सिलेक्ट करके जो भी हम लेते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद एक तरह का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है। ठीक है। तो अगर हमको सिलेक्शन करना है तो हम कई तरह के सिलेक्शन कर सकते हैं उसमें से। तो जो टोटल सिलेक्शन रहेंगे उनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस। अलग अलग टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल कहेंगे कॉम्बिनेशंस। और अगर मान लीजिए किसी एक कॉम्बिनेशन को हमको अलग अलग तरीके से अरेंज करना हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, सिर्फ दो ही कलर हमने लिए थे, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है। तो इनको अरेंज करना था तो हम इसमें सिर्फ दो ही अरेंजमेंट कर सकते हैं कि पहली प्लेस पर ऑरेंज ले सकते हैं, दूसरी प्लेस पर ग्रीन, या फिर पहली प्लेस पर ग्रीन और दूसरी प्लेस पर ऑरेंज। ठीक है। तो ये दो ही तरह के अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इन्हीं को हम कहते हैं परम्यूटेशंस। ठीक है। बात आगे समझ में क्लियर? तो चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आपने समझ लिया कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है। और रही बात कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए वही कि फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर 7 है इसमें एक तरह का हमारे पास रूल है, उस रूल से आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कई सारे क्वेश्चन ईजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कई सारे क्वेश्चंस उससे बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो मेथड कैसे तो सबसे पहले उस मेथड को हम यहाँ पर समझेंगे, और अगर उसको आप समझ लेते हैं तो डायरेक्ट उसके फॉर्मूले से आप इजीली बहुत ही कम टाइम में परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक। तो देखें, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ समझी, ये ABCDE वाला तो ठीक ही था, इससे भी समझ लिया। और इसके लिए एक और एग्जांपल हमने कलर्स का ले लिया कि ऑरेंज, ग्रीन और पिंक 3 कलर हैं। अगर इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि भाई 2 कलर ही सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे, तो इन्हीं को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन तो ईजी था कि भाई कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया। फिर आगे हमने देखा कि अगर मान लीजिए कि ऑरेंज ग्रीन एक कॉम्बिनेशन हमने लिया, यहाँ पर ये हमने क्या लिया, एक कॉम्बिनेशन ले लिया ऑरेंज और ग्रीन का। अब मैंने आपसे कहा कि इसको अरेंज करिए, तो या तो ऑरेंज ग्रीन में आप अरेंज करेंगे या फिर ग्रीन ऑरेंज में। तो ये जो अरेंजमेंट हमने किए हैं इसी को हम कहते हैं परम्यूटेशंस। ठीक। और भी इसको हमने आगे समझ लिया है। ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है वो मेन है, सबसे पहले उसको समझते हैं क्योंकि उससे आपके कई सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मेन मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि हर एक चीज़ को बस ध्यान से समझिए। अगर आप समझ लेते हैं तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन इसमें आ जाए आप कर लेंगे। लेकिन वही बात है कि पर्टिकुलर आप 2-4 क्वेश्चन को कर लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, आप सोचेंगे ये तो बहुत ही ईजी है, तो हो सकता है जब क्वेश्चन चेंज होके आए तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है। जैसा कि पिछले कई सारे चैप्टर्स में हुआ है कि मैंने 5x की जगह पे मान लीजिए मेरी बुक में कई जगह 6x है, आपकी बुक में 5x है, तो मेरी बुक के आंसर और आपकी बुक के आंसर में ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि जो भी मेथड मैं आपको समझा रही हूँ उस मेथड को आप समझिए। फिर आप ये मत सोचिए कि हमको सिर्फ यही क्वेश्चन करना है जो बुक में है। क्वेश्चन अगर चेंज होके भी आ जाता है तब भी आप उसको कर सकें, इस तरीके से समझिए। ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये जो रूल है ना, ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो
कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्चुअल में इसके अंदर चलता क्या है वो चीज़ हम समझेंगे, देन डायरेक्ट किस तरह से इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि इसके अंदर चल क्या रहा है, पूरी प्रोसेस क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, तो उस फॉर्मूले की जो प्रोसेस है वो समझ लेंगे तो फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो बात वही है कि विजुअलाइज करके जितना पढ़ेंगे उतना बेटर है, ठीक। तो इसके लिए एनसीईआरटी की बुक से ही मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, उस एग्जाम्पल को यहाँ पर हम लेंगे और उसी से हम समझेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को, ठीक। सो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, इसी से मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन है कि मोहन हैज़ 3 पैंट्स। मोहन के पास कितने पैंट्स हैं? 3 पैंट्स हैं। और कितनी शर्ट्स हैं? 2 शर्ट्स हैं, ठीक है। क्लियर, इतनी बात आगे समझ में। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यानी क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ये यहाँ पर हम समझेंगे कि हाउ मैनी डिफरेंट पेयर्स। अब देखो, एक पेयर जो बनता है ऑब्वियसली पैंट और शर्ट से ही बनता है, ठीक है। अगर हमको पेयर बनाना है तो, ठीक, तो पैंट और शर्ट से ही पेयर बनता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ मैनी डिफरेंट पेयर्स, यानी कि पेयर तो बनना चाहिए लेकिन डिफरेंट बनना चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट कैन ही ड्रेस्ड अप विद, मतलब कि वो कितने तरीके से उनको पहन सकता है, लेकिन जो पेयर बनेगा उसमें सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट वर्ड यूज़ करा है, ठीक है। तो पैंट कितने हैं? 3, तो 1 P2 P3, कितने टोटल पैंट्स हैं? 3। शर्ट्स कितनी हैं? 2, तो शर्ट 1 शर्ट 2, ठीक है। अब अगर हम पैंट की बात करें तो पैंट को हम 3 तरह से चूज़ कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पैंट कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। यानी कि 3 पैंट है तो ऑब्वियसली चूज़ करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। शर्ट के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन है, ये 2, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक्चुअल में इसके अंदर चलता क्या है, क्या मेथड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, सबसे पहले हम वो यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अगर आपको लगता है कि आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसको हटा रही हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि पैंट्स को हम अगर 3 पैंट हैं तो पैंट 1 को P1, पैंट 2 को P2 और पैंट 3 को P3 लेकर चलूँगी मैं। और शर्ट्स जो हैं 2 शर्ट्स हैं तो शर्ट 1 S1 शर्ट 2 S2, ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो पैंट्स कैन बी चूजन इन 3 वेज और शर्ट्स कैन बी चूजन इन 2 वेज, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे हम। तो सबसे पहले पैंट 1 की बात करते हैं और शर्ट इसके पास कितनी है? 2 है। तो पैंट 1 के साथ एक बार वो शर्ट 1 को चूज़ कर सकता है और दूसरी बार अगर उसको जाना है तो उसी पैंट को वो यूज़ कर सकता है शर्ट 2 के साथ, और दोनों का कॉम्बिनेशन रिपीट भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर पैंट 1 के साथ पहली वाली शर्ट का कॉम्बिनेशन वो पहन सकता है और उसी पैंट के साथ शर्ट 2 को पहनेगा तो ये कॉम्बिनेशन रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये 2 तरीके से तो वो पहन सकता है, ये चीज़ हमको पता चल गई। अब पैंट 2 की बात करते हैं। तो पैंट 2 के भी साथ सेम कर सकता है, वो शर्ट 1 के साथ भी पहन सकता है, शर्ट 2 के साथ भी पहन सकता है। इसी तरीके से पैंट 3 के साथ भी वो कर सकता है, शर्ट 1 के साथ भी पहन सकता है, शर्ट 2 के साथ भी पहन सकता है। तो इस तरह से वो कितने तरीके से पहन सकता है, देखें, पैंट 2 के साथ शर्ट 1 पहन सकता है और पैंट 2 के साथ ही शर्ट 2 को पहन सकता है। यहाँ पर पैंट 3 के साथ शर्ट 1 को पहन सकता है और पैंट 3 के साथ शर्ट 2 को पहन सकता है। तो टोटल कितने बन गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यहाँ पर तरीके हैं जिससे उसकी ड्रेस जो है जो भी पहनेगा वो पैंट और शर्ट को वो रिपीट भी नहीं होगी, ठीक है। और इन 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स का यूज़ करके वो 6 टाइम अलग अलग तरह की ड्रेस पहन सकता है।
अब ये तो रहा कि भाई एक्चुअल में चलता क्या है अंदर, ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भी चीज़ है, यहाँ पर पैंट और शर्ट ही था, तो पैंट कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 3 पैंट है तो ऑब्वियसली 3 तरीके से चूज़ करेंगे, ठीक है। और शर्ट कितनी है, 2 शर्ट है तो 2 तरीके से। तो अगर हमको टोटल पॉसिबिलिटीज़ बतानी है तो ये हम कैसे बताएंगे, पैंट्स कैन बी चूजन इन 3 वेज एंड शर्ट्स कैन बी चूजन इन 2 वेज, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2s are 6 वेज, यानी 6 तरीके से वो ड्रेस्ड अप हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल 6। तो ये जो आपने किया यही है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, जैसे कि अब ये पूरा फिगर आपने ड्रॉ करा, इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, तो ये चीज़ तो आप नहीं कर सकते इस तरह से अगर आप फाइंड करेंगे तो एक्चुअल में फाइंड करने का जो तरीका है वो ये होता है, लेकिन इतना बड़ा तरीका हम नहीं करेंगे। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसके थ्रू डायरेक्ट हम ईजिली, सिर्फ यहाँ पर देखें हमने सिर्फ ये पता करा कि पैंट्स कैन बी चोजन इन 3 वेज एंड शर्ट्स कैन बी चोजन इन 2 वेज, देन हमको पता चला कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने तरीके से वो ड्रेस अप हो सकता है, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेंगे। सो यहाँ पर देखें एक और एग्जाम्पल लिया है हमने। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें क्या बोला जा रहा है, शबनम हैज़ 2 स्कूल बैग्स। कितने स्कूल बैग हैं उसके पास, 2 स्कूल बैग्स हैं। टिफ़िन बॉक्सेज हैं उसके पास 3 टिफ़िन बॉक्सेज एंड 2 वाटर बॉटल्स, ठीक। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन शी कैरी दीज आइटम्स, और ब्रैकेट में लिखा है चूजिंग 1 ईच, मतलब कि अगर स्कूल बैग चूज़ किया उसने तो दूसरा स्कूल बैग उसके साथ नहीं ले सकती, टिफ़िन बॉक्स एक लिया है तो दूसरा नहीं ले सकती, मतलब तीनों में से एक एक चीज़ अगर हम चूज़ करते हैं तो कितने तरीके से वो इन चीज़ों को कैरी कर सकती है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो उसके पास स्कूल बैग्स कितने हैं, 2। तो स्कूल बैग्स को चूज़ करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 2, ऑब्वियसली 2 ही बैग हैं, तो या तो पहले बैग को वो स्कूल बैग को ले सकती है या फिर दूसरे स्कूल बैग को, ठीक। टिफ़िन बॉक्स कितने हैं, 3 टिफ़िन बॉक्सेज हैं, तो टिफ़िन बॉक्स को भी चूज़ करने के 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो टिफ़िन बॉक्सेज कैन बी चोजन इन 3 वेज, ठीक। 3 वेज क्यों, क्योंकि 3 ही हैं, पहला टिफ़िन बॉक्स चूज़ करेगी या दूसरा या फिर तीसरा, ठीक। वाटर बॉटल्स कितनी है उसके पास, 2, तो वाटर बॉटल्स कैन बी चोजन इन 2 वेज, ठीक है। तो तीनों के नंबर्स हमको पता चल गया कि कितने कितने तरीके से हम इनको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, सॉल्व जिस तरह से अभी मैंने लिखा इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इसको एक्चुअल में मैं पूरा फिगर ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी, जैसे अभी मैंने पहला एग्जांपल आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्कूल बैग कैन बी चूजन इन 2 वेज, क्योंकि स्कूल बैग हैं कितने उसके पास, 2, तो ऑब्वियसली 2 ही तरीके रहेंगे स्कूल बैग को चूज़ करने के। टिफ़िन बॉक्सेस उसके पास 3 हैं, इसलिए 3 वेज रहेंगे टिफ़िन बॉक्स को चूज़ करने के। वाटर बॉटल्स उसके पास 2 हैं, इसलिए उसके 2 वेज रहेंगे वाटर बॉटल्स को चूज़ करने के, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी टोटल पॉसिबल डिफरेंट वेज इन विच शी कैन कैरी दीज आइटम्स, यानी इन आइटम्स को वो कैरी कर सके उसके कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 आइटम्स हैं आपके, एक स्कूल बैग है पहला आइटम, दूसरा है टिफ़िन बॉक्स और तीसरा है वाटर बॉटल, तो इन तीनों को चूज़ करना है, लेकिन स्कूल बैग भी एक ही चूज़ करना है, टिफ़िन बॉक्स भी एक ही चूज़ करना है, वाटर बॉटल भी एक ही चूज़ करना है, यानी कि उनको आप रिपीट नहीं कर सकते कि पहला स्कूल बैग ले लिया साथ में दूसरा भी आप ले सकते हैं, नहीं। अगर स्कूल बैग आप चूज़ कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक ही चूज़ करें। टिफ़िन बॉक्स अगर चूज़ कर रहे हैं तो 3 टिफ़िन बॉक्स में से एक ही टिफ़िन बॉक्स चूज़ कर सकते हैं। 2 वाटर बॉटल्स हैं तो उनमें से कोई एक ही वाटर बॉटल आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर स्कूल बैग्स को हम ले लेते हैं S1 स्कूल बैग 1, स्कूल बैग 2, ठीक है। टिफ़िन बॉक्स को ले लेते हैं, 3 टिफ़िन बॉक्स हैं तो T1, T2, T3, टिफ़िन बॉक्स 1, टिफ़िन बॉक्स 2, टिफ़िन बॉक्स 3। और वाटर बॉटल्स को ले लेते हैं
W1 और W2, क्योंकि दो ही वाटर बॉटल्स हैं। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। तो चलिए फिर, तो ये तो हम सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है, कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फिगर से इसको समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि उसके पास कितने बैग हैं, टोटल 2 बैग हैं। तो ऑब्वियसली बैग के अंदर ही वो सारी चीज़ें रखेगी। तो पहले स्कूल बैग के साथ सारे के सारे कितने तरीके हो सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो, अगर मान लो अभी सिर्फ उसने स्कूल बैग चूज़ कर लिया फर्स्ट, इसके बाद उसको क्या चूज़ करना है, टिफ़िन बॉक्स। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे है स्कूल बैग, दूसरे नंबर पे है टिफ़िन, तीसरे नंबर पे है वाटर बॉटल। ठीक, तो मान लो उसने स्कूल बैग तो चूज़ कर लिया कि फ़र्स्ट वाला। अब उसके पास टिफ़िन के लिए 3 ऑप्शन है, या तो टिफ़िन 1 ले सकती है वो, या फिर टिफ़िन 2 ले सकती है, या फिर टिफ़िन 3 भी ले सकती है। तो चलो, अगर मान लो टिफ़िन 1 लिया तो टिफ़िन तो ले लिया, लेकिन इसके साथ वाटर बॉटल कौन सी लेगी वो, तो 2 वाटर बॉटल हैं। तो 2 वाटर बॉटल हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकती है। ठीक है, और मान लो कि अगर टिफ़िन 1 नहीं लिया, टिफ़िन 2 उसने चूज़ करा, तो इसके साथ भी 2 ऑप्शन उसके ये रहेंगे कि पहली बॉटल भी वो ले सकती है, दूसरी भी ले सकती है वाटर बॉटल। अगर मान लो कि थर्ड वाला उसने लंच लिया, तो उसके साथ भी उसके पास ऑप्शन है कि पहली बॉटल ले सकती है या फिर दूसरी। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, स्कूल बैग 1, टिफ़िन 1 पहला टिफ़िन, वाटर बॉटल भी पहली वाली, या फिर स्कूल बैग भी वही है, टिफ़िन बॉक्स भी वही है, लेकिन उसने चेंज कर दिया क्या, बॉटल दूसरी वाली ले ली। ठीक, अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई स्कूल बैग वही है, उसने टिफ़िन चेंज ही कर दिया, टिफ़िन चेंज कर दिया और वाटर बॉटल फर्स्ट वाली ले ली। ठीक, इसका ये बना, इसका ये बना, अब इसका ये बना है, अब इसका बनाते हैं। तो यहाँ पर स्कूल बैग पहले ही वाला है और टिफ़िन उसने दूसरा वाला लिया है और वाटर बॉटल दूसरी ले ली। ठीक, इसके अलावा अब मान लो कि उसका स्कूल बैग तो वही चल रहा है अभी भी, टिफ़िन उसने फिर से चेंज कर दिया कि थर्ड वाला टिफ़िन ले जाती हूँ और पानी की जो बॉटल है वो फर्स्ट वाली ले लेती है। स्कूल बैग वही है, टिफ़िन भी वही है, पानी की बॉटल उसने सेकंड वाली चूज़ कर ली। तो अगर सिर्फ स्कूल बैग 1 के साथ ही वो वाटर बॉटल और टिफ़िन चेंज करती है तो इतने ऑप्शन है उसके पास। अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी स्कूल बैग हमने 1 ही लिया है। अब सेकंड वाले स्कूल बैग के साथ भी तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। स्कूल बैग 2, इसके साथ वही चीज़ है कि पहला टिफ़िन भी ले सकती है, दूसरा टिफ़िन भी ले सकती है, तीसरा टिफ़िन भी ले सकती है। ठीक, अब टिफ़िन 1 के साथ बॉटल अपनी चेंज कर सकती है, वो पहली वाटर बॉटल ले सकती है या फिर दूसरी। तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, स्कूल बैग दूसरा ले लिया, टिफ़िन पहला वाला ले लिया, वाटर बॉटल भी पहली वाली ले ली, या फिर स्कूल बैग वही सेम है, टिफ़िन भी सेम है, वाटर बॉटल चेंज कर दी, W2 सेकंड वाली। ठीक, अब स्कूल बैग वही है, टिफ़िन चेंज कर दिया, वाटर बॉटल इसके साथ भी ऑप्शन हो सकते हैं, पहली वाटर बॉटल या फिर दूसरी वाटर बॉटल। ठीक, सेकंड स्कूल बैग, दूसरा टिफ़िन, पहली वाटर बॉटल। ठीक, स्कूल बैग सेकंड, टिफ़िन बॉक्स सेकंड, वाटर बॉटल भी सेकंड। ठीक, अब टिफ़िन 3 अगर चेंज कर दे वो, तब भी पहली बॉटल के साथ भी जा सकती है, वो दूसरी बॉटल के साथ भी जा सकती है। तो इसके जो ऑप्शंस बनेंगे वो क्या बनेंगे कि स्कूल बैग तो दूसरा ही है, टिफ़िन बॉक्स चेंज कर दिया, वाटर बॉटल पहली। यहाँ पर स्कूल बैग वही सेकंड नंबर का है, टिफ़िन थर्ड नंबर का है और वाटर बॉटल सेकंड नंबर की। तो 6 ये हो गए थे, ये 7, 8, 9, 10, 11,
12, ठीक। तो अब इतना बड़ा फिगर बना के अगर आप सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी का सिंपल तरीका है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर स्कूल बैग है, यानी आइटम क्या है, एक स्कूल बैग है, एक टिफ़िन है, एक वाटर बॉटल है। स्कूल बैग को चूज़ करने के कितने तरीके हैं? 2, टिफ़िन बॉक्स के लिए 3 और वाटर बॉटल के लिए 2। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना आसान था, ठीक। और यहाँ पर हमने ये जो किया इसमें आपको कितना टाइम लगा ना। हालांकि यहाँ से भी वही आंसर मिला, लेकिन हमको ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी। एक्चुअल में जब आप इस तरह से करेंगे तो सारी चीज़ें विजुअलाइज करके करेंगे, और विजुअलाइज करके करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक। तो ये देखो ये तरीका है। तो एक्चुअल में क्वेश्चंस हमको इसी तरीके से करने हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिख के। लेकिन ये जो फिगर है ये मैंने आपको इसलिए बना के समझाया ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक। चलिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पर आप ही की बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है। अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं तो हो सकता है कि जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हों वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में बोला क्या गया है ये चीज़ देखते हैं हम। तो यहाँ पर बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। मतलब कि हमको वर्ड्स बनाना है, लेकिन उनमें लेटर कितने होने चाहिए? 1 2 3 4, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। विद और विदाउट मीनिंग, मतलब कि यहाँ पर वो जो भी वर्ड बनते हैं उनका मीनिंग रहे नहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट। अब वो बनेंगे किससे? ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। यानी कि जो रोज वर्ड है ये एक वर्ड ही है ना, ये आर एक लेटर है, ओ एक लेटर है, एस एक लेटर है, ई एक लेटर है, लेकिन पूरा टोटल तो ये एक वर्ड है, ठीक है। तो इस वर्ड के ये जो 4 लेटर हैं इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके हमको यहाँ पर वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। क्लियर? इतनी बात आगे समझ में। मतलब कि हमारे पास इनपुट देने के लिए हमारे पास हमको दिया गया है ये ROSE, ये वर्ड है। इसके ये जो 4 लेटर्स हैं इन चारों लेटर्स का यूज़ करके हमको ये जो वैकेंट प्लेस हैं 4 इनको फिल करना है। मतलब कि 4 लेटर के वर्ड्स बनाना है, ठीक है। इनका मीनिंग रहे नहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ तो रोज़ है तो रोज़ का मीनिंग हमको पता है, लेकिन अगर मान लो OSER आ जाए तो इस तरह का तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस वर्ड का कोई मतलब रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बोला है विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। which can be formed out the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है तो आपके आंसर्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज़ नॉट अलाउड, मतलब कि जो लेटर्स हैं उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने ROSE हमारा है, इससे अगर हम कोई वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने R ले लिया ना तो इन तीनों में अब R नहीं आ सकता। अगर मान लो इसमें हमने S ले लिया तो इन तीनों में अब S नहीं आ सकता, यानी रिपीट नहीं होगा। कोई भी लेटर आप ले लीजिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो ये है पूरे क्वेश्चन का मतलब जो मैंने अब आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो वैकेंट प्लेसेस हैं वो कितने हैं? टोटल 4। तो ये चीज़ हमको मेंशन करनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, यानी कि जो भी वर्ड्स हम बनाने वाले हैं वो 4 लेटर के होने वाले हैं। मतलब कि वैकेंट प्लेस हैं 4, ठीक है। और रिपीटेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सबसे पहले समझेंगे इसको, देन जिस तरह से आपको क्वेश्चन लिखने हैं करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। अब हमको कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है? ROSE, ये 4 लेटर हैं, इन्हीं का हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझें। जैसे कि अब फर्स्ट प्लेस है ये, ठीक है,
और यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे आप ROSE, ये 4 वर्ड आपके पास हैं, ये 4 लेटर आपके पास हैं। इन चारों लेटर्स में से आप कोई भी लेटर पहली प्लेस पर फिल कर सकते हैं, कोई भी लेटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास पहली प्लेस फिल करने के लिए टोटल कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4, कितनी चॉइस हैं आपके पास पहली प्लेस फिल करने के लिए? 4 चॉइस, ठीक है। अब मान लीजिए इनमें से, इन चारों में से कोई भी एक लेटर आपने इसमें फिल कर दिया, और जो लेटर आपने फिल कर दिया वो आगे नहीं जा पाएगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक। तो मान लीजिए कि पहली प्लेस पर मैंने फिल कर दिया O, ठीक। तो अब ये जो O है ये नेक्स्ट प्लेस पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर O को हम नेक्स्ट प्लेस पर ले गए तो वो तो रिपीट हो जाएगा, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो सेकंड प्लेस के लिए जो बचे हुए लेटर्स हैं वो हम लिखेंगे RSE। बात आ रही समझ में? मतलब कि सेकंड प्लेस में फिल करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए कितने लेटर्स हैं? R बचा हुआ है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने O लिया है तो O ही रहेगा, सिर्फ समझा रही हूँ कि इन चारों में से कोई एक ना एक लेटर तो जाएगा ही पहली प्लेस पर, ठीक है ना। तो मैंने O लिया, अगर O चले गया या फिर इनमें से कोई एक भी लेटर लेते तो वो नेक्स्ट जो भी हमारा वैकेंट प्लेस है उसमें नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर मैंने O लिया, तो O अगर हमने फिल कर दिया, हालांकि फिल नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, तो O अगर फिल कर दिया तो बचे हुए जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? R, S और E, ठीक है। तो ये कितने लेटर हुए? 1 2 3। मतलब कि जो हमारा सेकंड प्लेस है, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हैं? 3 चॉइस हैं। तो पहली प्लेस के लिए 4 वेज रहेंगे, दूसरी प्लेस के लिए 3 वेज, ठीक है। अब मान लीजिए कि सेकंड प्लेस में इन तीनों में से हम कोई एक लेटर फिल कर देते हैं। अब वो लेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने फिल कर दिया R, तो जब R यहाँ आ गया तो अब आगे नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक। तो आगे R नहीं जा पाएगा, ठीक। मतलब कि जो थर्ड प्लेस है उसके लिए हमारे पास कितने लेटर बचे? S और E, क्योंकि यहाँ पर हमने O का यूज़ कर लिया, यहाँ R का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब बचे S और E। तो मतलब जो थर्ड प्लेस है उसके लिए हमारे पास कितने यहाँ पर लेटर बचे? 1 2। तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी है जिससे हम इसको फिल कर सकते हैं? 2, ठीक। अब मान लीजिए कि थर्ड प्लेस को हमने फिल कर दिया E से, तो अब ये जो E है ये नेक्स्ट में नहीं जा पाएगा, मतलब ये तीनों के तीनों ही नेक्स्ट में नहीं जा पाएंगे, रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ बचा क्या? S, मतलब यहाँ के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। बात आ रही समझ में? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज़ नॉट अलाउड, क्वेश्चन में क्लियरली बोला था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। बात आ रही समझ में? अगर रिपीटेशन के लिए बोला जाता कि हाँ रिपीटेशन अलाउ है तो उसके लिए कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब क्या। तो ये हमने समझ लिया कि पहली प्लेस के लिए 4 वेज रहेंगे, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 2 और फोर्थ प्लेस के लिए 1 वे रहेगा। रीज़न वही है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक। तो ये सारी चीज़ मैं हटा रही हूँ, अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, ठीक। सो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो कुछ इस तरह से लिखकर सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितने वेज में फिल कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को? अभी हमने देखा कि 4 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। क्या कैसे अभी समझा चुकी हूँ। जो सेकंड प्लेस है उसको 3 वेज में हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो थर्ड प्लेस है उसको 2 वेज में हम फिल कर सकते हैं, और जो फोर्थ प्लेस है उसको सिर्फ एक तरीके से फिल कर सकते हैं, 1 वे, ठीक है। बात आगे समझ में? और यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, यानी कि 4 लेटर वर्ड्स जो है, ये 4 लेटर का ही तो वर्ड बनेगा यहाँ पर जो भी बनेगा, क्योंकि 1
2 3 4, 4 ही तो लेटर हैं इसमें, तो 4 लेटर का ये वर्ड बनेगा। तो हमको यही बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड्स बनेंगे अगर रिपीटेशन हम अलाउ ना करें तब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहली प्लेस का कितना 4, सेकंड प्लेस का 3, थर्ड प्लेस का 2, फोर्थ प्लेस का 1। तो 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 इंटू 1 24। समझ में आ गई बात। तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 24 वर्ड्स होंगे जिनको हम 4 लेटर्स में लिख सकते हैं और रिपीटेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, बात आ गई समझ में इतनी। अब जैसा कि अभी आपने इसमें समझा कि भाई यहाँ तो रिपीटेशन बोला था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक, अगर रिपीटेशन अलाउ होता तब क्या करेंगे, तो वो भी समझ लेते हैं। तो हालांकि आपकी बुक में भी नोट में लिखा हुआ है कि इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स वॉज अलाउड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तब, तो वो भी देख लेते हैं। तो बात वही है कि यही सेम चीज़ हम लिखेंगे कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी ये चीज़ तो अब आप लिख ही लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने वैकेंट प्लेस हैं, 4 वैकेंट प्लेस हैं। यही सेम क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ आया है कि यहाँ पर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हमारे पास टोटल कौन कौन से लेटर हैं, ROSE। तो अगर पहली प्लेस की हम बात करें तो यहाँ पर आप R भी फिल कर सकते हैं, O भी कर सकते हैं, S भी कर सकते हैं, E भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर आपने R फिल कर दिया तो अगले उसमें R फिल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, तो मतलब R आगे भी जा सकता है, तो R भी आगे आ गया, O भी आ गया, S भी आ गया, E भी आ गया। सेकंड प्लेस में भी आप ROSE इनमें से कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं। सेम हमारे थर्ड प्लेस के लिए होगा, यहाँ पर भी हम ROSE में से कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि आप रिपीट कर सकते हैं कोई भी लेटर। मान लीजिए यहाँ आपने R फिल कर दिया, यहाँ S फिल कर दिया, दोबारा से आप यहाँ R फिल कर सकते हैं, इसी का मतलब है रिपीटेशन अलाउ। ठीक, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं था, मतलब कि ये वाली जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है ना, ये कंडीशन यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में नहीं बन सकती थी, तो यहाँ रिपीट हो सकता है, और यहाँ पर हमने S लिख दिया। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है और यहाँ पर भी ROSE। तो देखिए, अगर इसको आपको नोट डाउन करना है, ये जो मैंने इतना किया है, तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं अभी इसको हटा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं सॉल्व कर रही हूँ ये किस कंडीशन में कर रही हूँ कि इफ़ द रिपीटेशन अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ रहेगा तब, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो हमने सॉल्व किया है इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था। ठीक, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा ही हुआ था, ये तो सिर्फ मैं एक कंडीशन करा रही हूँ, क्योंकि हालांकि आपकी बुक में भी दिया है और खैर आपको समझना भी ज़रूरी है कि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं था, बट यहाँ पर अगर अलाउ रहेगा तब उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने समझा कि हमारे पास वैकेंट प्लेस कितने हैं, वही 4 प्लेस हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको बिल्कुल आप 4 लेटर में से कोई भी लेटर से फिल कर सकते हैं, क्योंकि लेटर्स तो हमारे यही हैं, पहले वाला जो एग्जांपल है उसी को अभी हम कर रहे हैं। तो ROSE ये कितने हैं, 1 2 3 4, चारों में से किसी से भी आप इसको फिल कर सकते हैं, तो इसके रहेंगे 4 वेज। सेकंड प्लेस की अगर बात करें तो सेकंड प्लेस में भी आप इन चारों में से किसी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब अगर आपने पहले में R लिख दिया तो दूसरे में भी आप R बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। ठीक, तो इसके भी 4 वेज रहेंगे। इतनी बात आगे समझ में। अब थर्ड प्लेस की अगर बात करें तो थर्ड प्लेस के लिए भी वही सेम चीज़ रहेगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो इसको भी आप चारों लेटर में से किसी भी लेटर से फिल कर सकते हैं। सेम जो फोर्थ प्लेस है उसमें भी 4 वेज रहेंगे इसको फिल करने के। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे अगर इन चारों प्लेस को हम फिल करते हैं विद रिपीटेशन। तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस और ये रहा चौथा प्लेस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256। तो टोटल 256 वर्ड्स होंगे। बात आगे समझ में। तो दोनों चीज़ें हमने समझ ली कि अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब कैसे करना है, और रिपीटेशन अलाउ है तब कैसे करना है। ठीक है, बात आगे समझ में क्लियरली। चलिए अब एक एग्जाम्पल और लेंगे,
यहाँ पर भी जो थोड़े बहुत डाउट्स आपके रह गए होंगे ना, वो डाउट्स भी इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। ठीक, सो यहाँ पर अब आप देखें, हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 3, आप ही की बुक का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। मतलब कि यहाँ पर हमको करना क्या है, 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो फॉर्म करने हैं, लेकिन जो नंबर रहेंगे वो इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर हमको चाहिए, और अगर 2 डिजिट के नंबर चाहिए मतलब जो वैकेंट प्लेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन कंडीशन क्या है कि इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, और ये जो नंबर बनाएंगे हम, फॉर्म करेंगे, ये कौन से डिजिट से बनेंगे, 1 2 3 4 5। मतलब कि जो भी नंबर बनेगा हमारा वो इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके बनेगा। आगे देखते हैं, इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इवन नंबर बोला है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा, और यहाँ पर रिपीटेशन के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब कि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पहली प्लेस पर आपने 1 ले लिया, दूसरी प्लेस पर भी आप रिपीट करके 1 ले सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी कंडीशन ये भी देखना है कि क्या ये इवन नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफली समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए, देन हम सिस्टमेटिक इसको करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हमको 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हमने 2 वैकेंट प्लेस यहाँ पर बना लिए। कंडीशन इसमें यह है कि नंबर इवन नंबर होना चाहिए, दूसरी चीज़ रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी हमारा नंबर हम इवन नंबर फॉर्म करेंगे वो किससे हम लेंगे, 1 2 3 4 और 5 इनसे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको कोई भी, यहाँ तो 2 डिजिट के लिए पूछा है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमको ये बोला गया कि जो 2 डिजिट का हमको नंबर फॉर्म करना है वो इवन नंबर होना चाहिए। मतलब कि जब भी इवन या ऑड करके पूछा जाता है तब हमको इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि हम किस ऑर्डर से ये जो वैकेंट प्लेस है इनको फिल करें। देखो, ये होता है हमारा यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, आगे होता है 100, और आगे 1000 10,000 एंड सो ऑन, आगे चलते रहता है। ठीक है, तो अभी तो खैर हमारे पास 2 ही वैकेंट प्लेस हैं, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो पहला प्लेस है यूनिट प्लेस और ये है टेंस प्लेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हमको इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर कैसे नंबर होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में क्लियरली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट के नंबर क्या क्या होते हैं, 10 12 14 16 18 20, और भी आगे कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में आप देखें तो 2 4 6 8, मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं ये सारे के सारे आपके नंबर, तो ये इवन नंबर है। बट यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब यूनिट प्लेस में 1 2 3 4 और 5, इनमें से आप कौन कौन से नंबर पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि रिपीटेशन आप कर सकते हैं, तो मतलब ये 5 नंबर को आप यहाँ रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन आती है इवन नंबर की, तो इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 2 को या फिर 4 को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप लास्ट में मतलब कि यूनिट प्लेस पर 1 लेंगे, 3 लेंगे या 5 लेंगे, वो नंबर इवन नंबर नहीं रहेगा। बात आ रही समझ में क्लियरली? एक बार और समझते हैं। ये हमारा यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस। अब ये यूनिट टेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर हमको इवन नंबर का बोला गया क्वेश्चन में क्लियरली, इवन नंबर। ठीक, और रिपीटेशन अलाउ है, तो ऑब्वियसली हम यूनिट प्लेस से ही देखेंगे जब भी इवन या ऑड की बात होगी। तो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 और 5, इन 5 नंबर में से हम सारे के सारे नंबर, मतलब इन 5 नंबर में से, मतलब जो भी सारे नंबर हैं इनमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे ले सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन वाली कंडीशन से। लेकिन जैसे ही इसके आगे आ जाता है कि हमारा नंबर इवन नंबर होना चाहिए, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे नहीं आ सकते यूनिट प्लेस पर। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 1, तो यहाँ पर तो 1 लिया। तो अगर मान लीजिए कि मैं 1 के साथ 1 ले लेती हूँ, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 11। तो 11 इवन नंबर है क्या? नहीं है।
यहाँ 1 ही ले रही हूँ मैं ना, 1 के साथ अगर 2 ले लिया तो 1 और 2 क्या हो जाएगा 12। तो क्या 12 इवन नंबर है? बिल्कुल है। यहाँ 1 लिया तो 1 के साथ 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13। 13 इवन नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 1 के साथ अगर मैं 4 लेती हूँ तो ये हो जाएगा 14, मतलब ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, तो 14 इवन नंबर है क्या? बिल्कुल है। अब 1 के साथ अगर 5 लेती हूँ तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 इवन नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो इन नंबर्स में से अगर लास्ट में हमारे 2 और 4 हम लेते हैं, मतलब कि यूनिट प्लेस पर 2 और 4 लेते हैं, तभी जाके ये इवन नंबर बन पाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं कि रिपीटेशन भी अलाउ कर दिया और बोल दिया कि इवन नंबर फाइंड करिए आप। ठीक है ना, तो रिपीटेशन पर नहीं जाना है, हमको ये देखना है कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। ठीक है, तो जो यूनिट प्लेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 2 पुटअप कर पाएंगे और 4 पुटअप कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर हमको इसको ये जो प्लेस है यूनिट प्लेस, इसको फिल करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, 2 वेज ओनली, सिर्फ 2 या फिर 4। ठीक, क्लियर। अब टेंस प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं, 1 के साथ 2 के साथ 3 4 5 किसी भी नंबर के साथ अगर आप 2 या 4 लेते हैं यूनिट प्लेस पर तो वो तो इवन नंबर ही बनना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 इन पांचों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इसके रहेंगे 5 वेज। बात आ गई समझ में क्लियरली? ठीक है, तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इवन नंबर भी बोला है, रिपीटेशन भी अलाउ कर दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ आप पूरे 5 वेज ले लें यूनिट प्लेस पर, क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर आपने 5 वेज ले लिए तो आपका जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग क्यों होगा ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए इवन नंबर, और इनमें से ये जो 5 नंबर हैं जिनमें से हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसमें से सिर्फ लास्ट में यूनिट प्लेस पर 2 और 4 लेने पर ही नंबर इवन बन सकता है। अगर 1 3 या 5 ले लेंगे तो नंबर इवन नहीं बनेगा। ठीक, क्लियर। तो चलिए अब मैं इसको हटा रही हूँ और थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख रही हूँ। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हमने लिखा कि नंबर ऑफ़ वैकेंट प्लेस कितने हैं 2। रीज़न क्या है? क्योंकि हमको 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, अब कौन सी डिजिट्स का हम यूज़ करेंगे? ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में हमको ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, और एक चीज़ और दी हुई है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर आप ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, ये यूनिट प्लेस है हमारा, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब 2 वेज क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या है 2 और 4 ओनली। ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस आर 2 एंड 4 ओनली। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमको क्या चाहिए? इवन नंबर, ये क्वेश्चन में बोला गया है। समझ में आ रही बात? ठीक, अब इसके बाद ये हमारा टेंस प्लेस। ठीक है, तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है ना, तो ये 5 वेज हो गया। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इवन नंबर, क्योंकि हमको यही पूछा है ना, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, तो 2 5 जार कितना हो गया 10। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली? तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। तो ये तो बहुत ही इजी था, बस इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ समझनी थी। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप क्लियरली ध्यान से समझ सके। पहली चीज़ इसमें रिपीटेड भी बोल दिया है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और दूसरी चीज़ हमको ये भी बोल दी गई है कि नंबर इवन होना चाहिए। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रख के आपको इस क्वेश्चन को करना है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड लेकिन नंबर इवन चाहिए। इसीलिए जो हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में सिर्फ 2 और 4 ही हम फिल कर सकते हैं। रीज़न वही है क्योंकि हमको चाहिए इवन नंबर। ठीक, सो यहाँ पर देखें, हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 भी करा। इसमें हमने ये देखा कि रिपीटेशन अलाउ है तब भी किस तरह से कर सकते हैं, और नहीं है तब कैसे कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख लिए, और यहाँ पर बाकी की चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी। तो इसको एक बार और शुरू से हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक एग्जाम्पल लिया ABCDE। ये एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे 5 ऑब्जेक्ट हमने लिए थे, मतलब स्टार्टिंग के 5 अल्फ़ाबेट हमने ले लिए ABCDE। ठीक है, अब हमने ये देखा, मैंने आपको कहा कि इनमें से आप कोई भी 2 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करिए। तो आप AB भी सिलेक्ट कर सकते हैं, BC भी कर सकते हैं, CD भी कर सकते हैं, AE भी कर सकते हैं।
इस तरह से सभी के अलग अलग सिलेक्शन हो सकते हैं, और ये जो सिलेक्शन है यही बनाते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये ए बी का कॉम्बिनेशन बन गया, ये बी सी का कॉम्बिनेशन, ये सी डी का कॉम्बिनेशन, ये ए ई का कॉम्बिनेशन, और इस तरह से एंड सो ऑन आगे कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलके बनाते हैं कॉम्बिनेशंस। अब हो सकता है कि इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, तो यहाँ पर हमने ऑरेंज, ग्रीन और पिंक ये 3 कलर से इसको समझा कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई एक ड्रेस डिज़ाइन करनी है और इनमें से हमको कोई 2 कलर चूज़ करने हो। ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? ऑरेंज, ग्रीन, पिंक। ऑप्शन 3 है हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्ट 3 है, और इनमें से हमको सिलेक्ट करना है कोई 2 कलर्स ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो भाई पहले स्टूडेंट ने ऑरेंज और ग्रीन चूज़ किया, दूसरे स्टूडेंट ने ग्रीन और पिंक सेलेक्ट किया, तीसरे स्टूडेंट ने ऑरेंज और पिंक सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसी तरीके से देखें ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन बन गए, ऑरेंज ग्रीन कॉम्बिनेशन, ग्रीन पिंक कॉम्बिनेशन, ऑरेंज पिंक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस तो बहुत इजी था, ये समझ में आ ही गया होगा। अब इन्हीं में से हमने पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है ये ऑरेंज ग्रीन ये उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि ऑरेंज ग्रीन हमने ये कॉम्बिनेशन उठाया। अगर इस कॉम्बिनेशन को मैंने आपको कहा कि आप इसको अरेंज करिए, इसके अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन ही है, 2 ही हैं। तो या तो आप पहले ऑरेंज लेके बाद में ग्रीन ले सकते हैं, या फिर पहले ग्रीन लेके बाद में ऑरेंज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं परम्यूटेशंस। ठीक है, तो खैर और आगे इसको और भी पढ़ेंगे हम, सिर्फ मैंने अभी आपको बेसिक जो होता है बस वो यहाँ पर समझाया है। ठीक है, और ये कई सारे हमने परम्यूटेशंस मतलब और सारे कई हमने यहाँ पर अरेंजमेंट समझे कि अगर 3 कलर है हमारे पास ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, तो इनको आप किस तरह से कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, और यही सारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं परम्यूटेशंस। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक हमने समझा थोड़ा बहुत। अब मेन जो चीज़ है इस चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये हमने समझी। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया कि अगर मोहन के पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं, तो वो डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट कैन ही ड्रेस्ड अप, मतलब कि अगर उसको ड्रेस अप होना है तो वो इनको कितने डिफरेंट तरीके से पहन सकता है। ठीक है, तो पैंट्स कैन बी चूजन इन 3 वेज, क्योंकि 3 पैंट ही है तो ऑब्वियसली 3 तरह से उनको चूज़ कर सकता है। शर्ट्स कैन बी चूजन इन 2 वेज, ऑब्वियसली 2 ही शर्ट हैं तो 2 ही तरीके से उनको चूज़ करे। ठीक है, फिर डायरेक्ट किस तरह से आप कर सकते हैं कि जो पैंट्स कैन बी चूजन इन 3 वेज, शर्ट्स कैन बी चूजन इन 2 वेज, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 वेज आ गए कि 6 डिफरेंट तरीके से वो इनको पहन सकता है और ड्रेसअप हो सकता है। ठीक है, फिर ये फिगर फॉर्म करके बताइए किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ तो आप करेंगे नहीं, इसके लिए जब डायरेक्ट हमारे पास चीज़ है तो हम इसी से करेंगे। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और लिया, इससे भी हमने इसको पूरे तरीके से समझा। देन ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था, तब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, रिपीटेशन अलाउ रहेगा तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देन ये एग्जाम्पल 3 करा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आज के वीडियो में हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो कोशिश करिएगा कि अगर ये समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज और बाकी जो कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं उनको आप खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज तो मैं कराऊंगी। सो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।